नेक्स्ट डाउट है दोस्त हमारे आईसीआई स्टडी मटेरियल का, ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। पार्टनरशिप, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप में डेथ ऑफ द पार्टनर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये हमारे इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन भी नहीं है, इट इज मोर और लेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आखिरी में दिए होते हैं ना, एमसीक्यू के बाद वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। The balance sheet of seed, plant and flower as on 31st December 2016 was as under: trade payable 20,000, general reserve 5,000, capital seed 25,000, plant 15,000, flower 15,000, total है 55,000, grand total 80,000। assets में fixed assets 40,000, debtors है 10,000, bills receivable 4,000, inventory 16,000, cash and bank balance 10,000। The profit sharing ratio was seed 5/10, plant 3/10 and flower 2/10। चाहो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3-year परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4-year द प्रॉफिट वर 2012 10,000, 2013 13, 12 और 15,000। आगे चलते। द डिसीज्ड पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। सुनो भाई, ये कह रहे हैं जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उस पार्टनर ने जितने दिन तक काम किया है, जितने दिन तक एक्स्ट्रा इस करंट ईयर में जितने दिन तक काम किया, जितने दिन तक पार्टनर रहा, उतने दिन के प्रॉफिट का शेयर हम कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने कहा भाई प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकालेंगे। अगर मैं इस लाइन को समझने जाऊं तो क्या लिखा है? ऑन 1 मई 2016 प्लांट डाइड। कब डेथ हुई है? 1 मई 2016 को। अब 1 मई 2016 को अगर प्लांट की डेथ हुई है तो करंट ईयर कौन सा है सर? करंट ईयर होगा हमारे लिए जो शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2016 और खत्म होगा 31 दिसंबर 2016। यहाँ पे डेथ हुई है, ये डेट है दोस्त 1 मई 2016, इस दिन प्लांट की डेथ हो। यानी उसने ये जो एडिशनल 4 महीने काम किया है, इस 4 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालें? क्योंकि भाई पार्टनरशिप फॉर्म में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनना है? सीधे एट द एंड ऑफ ईयर बनना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा 31 दिसंबर 2016 को। एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस तो पता चलेगा 31 दिसंबर 2016 को, लेकिन इन बिटवीन ऑफ दैट इंटरमीडिएट प्रॉफिट निकालना है तो कोई ना कोई तो अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इन 4 महीनों का प्रॉफिट निकालने के लिए इन्होंने कहा है कि एक काम करो, जिस ईयर में भी पार्टनर की डेथ हो तो जितने दिन रिमेनिंग पीरियड, जितने दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया है, जितने दिन एडिशनल पीरियड में वो पार्टनर रहा, उतने पीरियड का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आप प्रीवियस ईयर को बेस मान लो। You can take the profit of previous year for the calculating of profit of this period। तो मैंने कहा दोस्तों प्रीवियस ईयर कौन सा? सर प्रीवियस ईयर होगा हमारा ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2015 टू 31 दिसंबर 2015। तो बताओ पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? सर 2015 का प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 15,000। यानी प्रीवियस ईयर का जो ओवरऑल प्रॉफिट था, प्रीवियस ईयर का जो टोटल प्रॉफिट था, वो प्रीवियस ईयर का टोटल प्रॉफिट था दोस्त 15,000 रुपीज का। इस 15,000 के प्रॉफिट के बेसिस पर इन 4 महीनों का, इस 15,000 के प्रॉफिट के बेसिस पर इन 4 महीनों का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आगे चलूं? यस सर, चलो आगे। उसके बाद कह रहे हैं भाई ये तो हो गया हमारा बी पॉइंट। ये हमने जो डिस्कस किया था, ये हमने बी पॉइंट डिस्कस किया था। सी, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब भाई सर ये फिक्स्ड एसेट्स क्यों डेप्रिशिएट कर रहे हैं? भाई जब पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, एडमिशन होता है, तो हम अपनी एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हैं कि नहीं करते? तो इन्होंने एसेट की रिवैल्यूएशन के लिए क्या रखा है कि आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को 10% से डेप्रिशिएट करेंगे। तो मैं फिक्स्ड एसेट्स के आगे 10% लिख देता हूँ, चलेगा? यस सर, चल जाएगा। आगे चलते हैं। A bill of rupees 1,000 was found to be worthless। हमारे पास कोई एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, बिल्स रिसेबल होगा, उसमें से 1,000 रुपए का बिल खराब हो गया, बेकार हो गया, शायद उस बिल के हमको पैसे नहीं मिलने वाले। तो ये बिल्स रिसेबल की रिवैल्यूएशन के लिए है, तो बिल्स रिसेबल की रिवैल्यूएशन में भी 1,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। और आगे चलते हैं। बट दीज आर नॉट टू अफेक्ट गुडविल। लेकिन ये दोनों ट्रांजेक्शन आपकी गुडविल की वैल्यूएशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे, यानी गुडविल की वैल्यूएशन करते समय आप इनको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है सर। A sum of rupees 7,750 was to be paid immediately। पर मतलब देखो भाई, यहां पर प्लांट की डेथ होगी। जब यहां पर प्लांट की डेथ होगी तो प्लांट का एग्जीक्यूटर है, लीगल एयर्स हैं, उनको इमीडिएटली कुछ ना कुछ तो पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैपिटल के पैसे, फिर उसके रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, फिर उसकी गुडविल के पैसे, कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे। अब इकट्ठे तो सारे पैसे देना पॉसिबल होता नहीं है, तो इन्होंने कहा इमीडिएटली, यानी जिस दिन डेथ हुई
जिस दिन हिसाब किताब बनेगा उसी दिन 7,750 इमीडिएटली कैश में पे कर दिए जाएंगे और जो बैलेंस बच जाएगा उस बैलेंस को हम लोन कंसीडर करेंगे जो पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर एट द रेट ऑफ 9% इंटरेस्ट कैरी करेगा। आगे चलें। सीड्स एंड फ्लावर आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फ्यूचर का प्रॉफिट 3:2 में शेयर किया जाएगा। अब यहां पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। इतना ठीक। सर इसका क्या करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि केस डेथ का है इसलिए यहां पे कैलकुलेट होगा गेन, और गेन से मिलेगा गेनिंग रेशियो, और उसी गेनिंग रेशियो के बेसिस पर गुडविल की कैपिटल एडजस्टमेंट होगी, इसलिए इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होगा। सवाल में मांग क्या रहे, सवाल की डिमांड क्या है? तो सर सवाल की डिमांड है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। शायद डाउट इसलिए आया होगा क्योंकि इसमें एंट्री मांगी गई है। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस होती है, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बना देते हैं और बात को खत्म कर देते हैं। लेकिन सर एंट्री मांग ली। अब भाई अकाउंट बना सकते हो लेकिन एंट्री मांग ली इसलिए डाउट है, तो ये तो कोई डाउट की वजह नहीं बनती, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी चलो डाउट तो डाउट होता है, कोई बात नहीं, आगे चलें। यस सर, हमने बनानी है एंट्री। अब एंट्री बनानी है तो पहले एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने वर्किंग नोट करेंगे। चलें आगे? यस सर, चलो बिल्कुल चलो। चलिए दोस्त, एंट्री करना शुरू करेंगे। एंट्री किसकी बुक में करनी है? सर पार्टनरशिप फॉर्म की बुक में करनी है। पार्टनरशिप फॉर्म का नाम क्या? सर बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट एंड फ्लावर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लिख देते हैं यहाँ पर इन द बुक। सॉल्यूशन नंबर है यहाँ पर, सॉल्यूशन नंबर है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ICAI स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। हमारी बुकलेट के अंदर ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक, एंट्री, जर्नल एंट्री की हेडिंग डाल दो, बात को खत्म करो, काम शुरू करेंगे। सर एंट्री करने के लिए क्या करना है? करना कुछ नहीं है दोस्त। अकाउंटिंग के अंदर कभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने कभी अकाउंटिंग करते समय कोई रिसर्च नहीं करनी है, कोई डेवलपमेंट नहीं करना है, और जितना लिमिटेड दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अकाउंटिंग करते समय मान के चलें आप अकाउंटेंट हैं, जो अकाउंटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना आपका काम है। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट। पहली बात तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को तोड़ने की कोशिश मत करो। सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करोगे तो सिस्टम तुमको मरोड़ देगा बेटा, दिक्कत है। इसीलिए सिस्टम हमारा ये कहता है, एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिस्टम हमारा ये कहता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में उसके साथ साथ बहते चलो। ठीक, उसके साथ साथ बहते चलने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस लेवल पे जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आती है उस लेवल की इन्फॉर्मेशन को वहीं पे प्रोसेस करते चले जाओ, क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। ठीक, शुरू करें? यस सर, शुरू करते हैं। चलो फिर आगे हमारे पास दी हुई है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एक एक आइटम को लेके चलते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहला आइटम है ट्रेड पेएबल। क्या ट्रेड पेएबल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? जब ट्रेड पेएबल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसके बारे में सोचना ही बेकार है। आगे चलो, जनरल रिजर्व। हम सबको पता है कि जब कभी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो जनरल रिजर्व या जो भी पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, दोस प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो जनरल रिजर्व हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अब क्योंकि जनरल रिजर्व पुराना प्रॉफिट है इसलिए जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट भी होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पर इसकी एक जर्नल एंट्री बनाई जा सकती है। आओ दोस्त जल्दी से इसकी एक जर्नल एंट्री बनाएं और आगे चलें। सर क्या एंट्री बनाओगे? भाई जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, मुझे इसको राइट ऑफ करना है, इसीलिए मैं जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करूंगा। जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹5,000 एंड दिस जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। अब पार्टनर कौन कौन से हैं? सर पार्टनर हैं सीड, प्लांट एंड फ्लावर। अब मैं पूरा नाम तो नहीं लिख रहा हूं, सीड, प्लांट एंड फ्लावर। इनके बीच में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। सर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में 5:3:2 में। अब जनरल रिजर्व को 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो सीड के लिए होना चाहिए दोस्त 2,500 रुपीज़, प्लांट के लिए होना चाहिए 1,500 रुपीज़ और फ्लावर के लिए होना चाहिए 1,000 रुपीज़। अब ये फर्दर कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं, इसमें आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा इशू है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगले एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ो। जैसे जैसे क्वेश्चन बह रहा है बस उसकी नदी की तरह उसी की फ्लो में बहते जाओ, फालतू का दिमाग लगाना बेकार। सर इसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की ट्रीटमेंट सारे एडजस्टमेंट होने के बाद सबसे आखिरी में करेंगे, ये होगा हमारा लास्ट आइटम। ठीक, आगे चलते हैं। चलो बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड खत्म हो गया, अब आ जाओ बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड।
बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में सबसे पहले दोस्त फिक्स्ड एसेट्स, ये कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 10% से कम करोगे ये आपके रिवैल्यूएशन होगा, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो ये आपके लिए लॉस होगा। अब अगर लॉस होगा तो लॉस के लिए क्या एंट्री बननी चाहिए, सबको पता है, एवरी लॉस विल बी डेबिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, और क्योंकि लॉस फिक्स्ड एसेट्स पे हो रहा है इसीलिए हम क्रेडिट करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को। फिक्स्ड एसेट्स है 40,000 रुपीज़ की, इसमें 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फिक्स्ड एसेट्स में लॉस है 4,000 का। आगे बढ़ जाऊं? यस सर, आगे बढ़ जाओ, आगे चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का एडजस्टमेंट हो गया, यस सर हो गया। उसके बाद है डेटर्स। क्या डेटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स हैं? नहीं सर, नहीं है, तो फिर छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। बिल्स रिसेबल, हमारे पास 4,000 के बिल्स रिसेबल हैं। क्वेश्चन ने कह रखा है कि इसमें से 1,000 के बिल्स रिसेबल राइट ऑफ करने किसी काम के नहीं, इसके कोई पैसे नहीं मिलने वाले। यहां पर भी 1,000 रुपीज़ के बिल्स रिसेबल को आप राइट ऑफ करोगे, इस एसेट की वैल्यू को भी कम करोगे, तो ये भी आपके लिए लॉस है। और अगर ये लॉस है तो इसके लिए भी एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसेबल अकाउंट। मैं दोनों के लिए कंबाइंड एंट्री बना देता हूं, टू बिल्स रिसेवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसेवेबल अकाउंट 1,000, यानी टोटल रीवैल्यूएशन का लॉस होगा दोस्त 5,000 रुपीज़ का। चलो, जैसे जैसे एडजस्टमेंट आते जाएं बस वैसे वैसे एंट्रीज बनाते चलो, क्वेश्चन कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? नो सर, तो फिर छोड़ दो। कैश से रिलेटेड फिलहाल कोई एडजस्टमेंट है? सर वो पेमेंट करने वाला कुछ मैटर था, उसको आखिरी में सेटल करेंगे। फिलहाल कैश से रिलेटेड अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। आगे चलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 का था। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट है, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। चलो, जब गुडविल की वैल्यूएशन आई गई है तो सबसे पहले हम अपने गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां बनेगा दोस्त मेरा वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या लिख दूं? सर गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट मुझे चाहिए हैं पिछले 4 सालों के, 10,000, 13,000, 12,000, 15,000। 10,000, 13,000, 12,000, 15,000। अब मुझे इन 4 साल के प्रॉफिट की एवरेज निकालनी है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 4, और 3 ईयर परचेस है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3। तो इससे मेरी कम से कम पार्टनरशिप फॉर्म की ओवरऑल गुडविल निकल आएगी 10,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 50,000। डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो ये हो जाता है 12,500, मल्टीप्लाई अगर 3 कर दूं तो ये हो जाता है 37,500। ठीक, तो मेरी पार्टनरशिप फर्म की ओवरऑल गुडविल निकली है 37,500। क्या हमें गुडविल के पैसे कैश में देने हैं? सर ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, और अगर ना लिखा हो तो हमेशा आप कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। अब सर कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, पहले आप ओवरऑल पार्टनरशिप फर्म की गुडविल निकालो। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में आप गुडविल को रेज करेंगे। गुडविल रेज्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपनी अकाउंट्स की बुक में गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोग गुडविल रेज। हालांकि ये मेरा वर्किंग नोट है, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक अपने दिमाग में कोई सेकंड थॉट लेके बताना, ठीक है। कौन कौन से पार्टनर थे? सर है कि एक है सीड, नामी याद नहीं, SPF। चलें आगे। टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी थी? 37,500। जब भी गुडविल रेज होगी ये हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रेज होगी, 5:3:2 में रेज होगी। 37,500 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया 3750 मल्टीप्लाइड बाय 5। एस के लिए 18,750 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, इसके लिए 11,250 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, इसके लिए हो जाएगा 7,500। जब आप गुडविल रेस करेंगे तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। सर क्यों? भाई सीधी बात है, गुडविल आपकी एसेट है, आप अकाउंट की बुक में एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। जब अकाउंट की बुक में आप एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे,
अकाउंट की बुक में एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिट होगा, और अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, तो मैंने भी तो क्रेडिट कर रखा है। आगे चलूं, और यहीं पर आप स्टेप नंबर 2 में जितनी गुडविल की वैल्यू आपने रेस की है उसी गुडविल की वैल्यू को आप राइट ऑफ भी कर देंगे, और राइट ऑफ करेंगे तो ये होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट। मैंने 37,500 से गुडविल रेस की थी, मैं 37,500 से गुडविल को राइट ऑफ कर दूंगा, मैटर एंड्स। लेकिन राइट ऑफ किस रेशो में होगा? ये गुडविल राइट ऑफ होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:2। तो ये गुडविल राइट ऑफ होगी 3:2। सर किस किस के अकाउंट में राइट ऑफ होगी? जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके अकाउंट में राइट ऑफ होगी। बचे हुए पार्टनर कौन? किसकी डेथ हो गई थी? देखो किसकी डेथ हो गई है सर, प्लांट की डेथ हो गई। बचे हुए पार्टनर कौन है सर? सीड और फ्लावर। तो सीड और फ्लावर के अकाउंट में आप इसको राइट ऑफ करेंगे 37,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। इसके लिए राइट ऑफ होगी 22,750 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। इसके लिए राइट ऑफ होगी दोस्त 15,000। अब जब गुडविल राइट ऑफ करी तो आपने डेबिट किया और यहां पर क्रेडिट किया। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं सीड की बात करूं तो सीड का कैपिटल अकाउंट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से क्रेडिट होना चाहिए 18,750 से, डेबिट होना चाहिए 22,750 से। 22,750 माइनस 18,750, ये हो गया दोस्त 4,000। तो सीड का कैपिटल अकाउंट नेट 4,000 रुपीज से, नेट 4,000 रुपीज से क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, अभी अभी बताया गया है कि सर ये 22,750 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 22,500 रुपीज़। ये होना चाहिए 22,500 रुपीज़। तो डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे 22,500 माइनस 18,750 इज इक्वल टू 3,750। 3,750 सर 3,750 से क्या करें? ये जो 3,750 है आउट ऑफ डेबिट बैलेंस है, इसलिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। प्लांट का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 11,250 से, डेबिट कुछ नहीं हो रहा, इसलिए प्लांट के कैपिटल अकाउंट में नेट इफेक्ट जाएगा 11,250 रुपए का क्रेडिट। फ्लावर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं 7,500, डेबिट कर रहे हैं 15,000, यानी नेट इफेक्ट जो जाएगा वो जाएगा 7,500 का डेबिट। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, डेबिट की टोटल हमेशा क्रेडिट की टोटल के बराबर होनी चाहिए। 3,750 प्लस 7,500 इज इक्वल टू 11,250, एकदम ठीक है। अगर आप इतना लंबा काम नहीं करना चाहते तो ये तो मैंने बताया दोस्त आपको ऑप्शन 1, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आप इतना लंबा काम नहीं करना चाहते तो आपके पास में एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी था, ऑप्शन नंबर 2। सर ऑप्शन नंबर 2 क्या है? किसकी डेथ हुई है? सर डेथ हुई है प्लांट की। आप प्लांट के शेयर की गुडविल कैलकुलेट करो। प्लांट शेयर ऑफ गुडविल, प्लांट शेयर ऑफ गुडविल होगा 37,500, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इसका 3/10। 37,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 11,250। ये प्लांट की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ पर भी यही कैलकुलेट हुआ था। अब सवाल ये है कि सर सीड का कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट होगा और फ्लावर का कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट होगा? तो यही 11,250 सीड और प्लांट के बीच में बटेंगे, लेकिन ये बटेंगे अब गेनिंग रेशो में। इसके लिए पहले आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालने जाऊँ तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होना चाहिए गेन। सबसे पहले मुझे गेन निकालना पड़ेगा। जब मेरा गेन कैलकुलेट होगा, गेन होगा यहाँ पर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबसे पहले सीड की बात करते हैं। सीड के लिए नी रेशो 3/5 और ओल्ड रेशो था 5/10। एलसीएम अगर लूँ तो ये आता है 10, ही हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। उसके बाद फ्लावर, फ्लावर का न्यू रेशो है 2/5, ओल्ड रेशो था 2/10। एलसीएम लूँ तो ये आएगा 10, ये हो जाएगा 4 माइनस 2, शायद ऐसे ही होना चाहिए ना, 5 4 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/10। देयरफॉर गेनिंग रेशो बिटवीन सीड एंड फ्लावर विल बी 1:2। तो अल्टीमेटली 11,250 सीड और प्लांट के बीच में 1:2 में बटेंगे। गेनिंग रेशो कितना आया था? 1:2। तो सीड के लिए हो जाएगा 11,250 इंटू 1/3, बोलो कितना, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3,750।
अब प्लांट के लिए हो जाएगा 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 7,500। किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करें, अल्टीमेटली आंसर सेम मिलने वाला है। तो बताओ एंट्री क्या बननी चाहिए? सर एंट्री बनेगी यहां पर सीड्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹3750। एस कैपिटल अकाउंट is to be debited by ₹3750. F's capital account is to be debited by ₹7,500। ये पूरे पैसे देने हैं प्लांट को, इसीलिए क्रेडिट करेंगे प्लांट्स कैपिटल अकाउंट। प्लांट कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹11,250। लो दोस्त, जो गुडविल का एडजस्टमेंट था वो भी हो गया। आओ क्वेश्चन के अगले पड़ाव पे चलते हैं। क्या गुडविल वाला एडजस्टमेंट पूरा हो चुका है? यस सर, पूरा हो चुका है। आगे बढ़ो। डिसीज्ड पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके लिए जितने दिन उसने एडिशनल काम किया था, जितने दिन वो एडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म में करंट ईयर में पार्टनर रहा था, उसके प्रॉफिट का शेयर हमको बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर निकालना है। आओ इसके लिए भी पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, फिर एंट्री बनाएंगे। ठीक है सर, वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, डिसीज्ड पार्टनर्स, डिसीज्ड पार्टनर शेयर। डिसीज्ड पार्टनर कौन? डिसीज्ड पार्टनर है प्लांट। प्लांट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बेस लो। 2016 में प्लांट की डेथ हुई है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर होगा 2015। 2015 में हमने कितना प्रॉफिट कमाया था? 2015 में हमने 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। मैं 15,000 रुपए के प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा। ये 15,000 रुपए का प्रॉफिट पिछले साल भर का था, यानी ये 15,000 रुपए का प्रॉफिट पूरे पिछले 12 महीनों का था। ये पिछले पूरे 12 महीनों का था, तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 मंथ कर दूं तो एक महीने का प्रॉफिट मिलेगा। मुझे प्लांट को 4 महीने का प्रॉफिट देना है तो 4 मंथ से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे इससे 4 मंथ का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये तो होगा पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट। मुझे किसको देना है? प्लांट को। अब प्लांट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3/10। तो इससे मिलेगा मुझे प्लांट को देने वाला प्रॉफिट। आओ कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा दोस्त 15,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1,500 रुपीज़। तो प्लांट को 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट देना पड़ेगा करंट ईयर में, क्योंकि वो एडिशनल 4 महीने पार्टनरशिप फॉर्म में करंट ईयर में पार्टनर रहा। एज अ पार्टनर उसकी डेथ हुई थी। आइए इसकी एंट्री बनाए। सर इसकी एंट्री क्या बनाओगे? ये प्रॉफिट किसे देना है? प्लांट को। तो प्लांट के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू पीस कैपिटल अकाउंट। सर डेबिट क्या करोगे? डेबिट कराऊंगा दोस्त मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्यों करवा रहे हो दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में इसलिए डेबिट करवा रहा हूँ क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का अभी एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना। पार्टनरशिप फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ईयर एंड में। तो फिलहाल में मुझे इसको जो पैसे देने हैं उस पैसे को मैं जो प्रॉफिट का शेयर देना है अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में टेम्पररी ट्रांसफर कर रहा हूँ। जब ईयर एंड में एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तब ईयर एंड में जो टोटल प्रॉफिट निकलेगा उससे सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को आखिरी में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है आपको डिसीज पार्टनर को, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कितना शेयर आया था? सर ये शेयर आया था 1,500 रुपीज़ का। तो ये एंट्री बन जाएगी दोस्त 1,500 रुपीज़ से। चलो ये काम भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं, अगला एडजस्टमेंट ढूंढो। सर अगला एडजस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर ही चुके हैं। अ सम ऑफ ₹7,750 वॉज टू बी पेड इमीडिएटली। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 7,750 रुपये हमें तुरंत पे करने हैं और जो बचा हुआ पैसा होगा वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एज अ 9% लोन के नाम पे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। दोस्त यहाँ पे बात क्योंकि सेटलमेंट करने की है, इसीलिए पहले मुझे प्रॉफिट एंड सीड्स के कैपिटल अकाउंट में जो जो फंड ट्रांसफर करना है वो करना पड़ेगा। हमने रीवैल्यूएशन का लॉस तो कैलकुलेट कर लिया था। दिस रीवैल्यूएशन लॉस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मुझे इस रीवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा। आइए दोस्त रीवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो एंट्री क्या होगी? यहाँ पर सीड प्लांट फ्लावर, इन सबके कैपिटल अकाउंट
डेबिट होंगे और इसके अगेंस्ट में रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो क्रेडिट होगा। रीवैल्यूएशन का लॉस क्रेडिट किया था हमने, कैलकुलेट किया था 5000, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग था 5:3:2, तो ये हो जाएगा दोस्त 2500 रुपीज़ और ये हो जाएगा 1500 रुपीज़ और ये हो जाएगा 1000 रुपीज़। कहीं ट्रांसफ़र कर तो हाँ ठीक है, चलो 2500, ठीक है, इतना हो गया। यस सर, इतना भी हो गया। अब आगे क्या करना है, अब बस फाइनल पैकअप करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जितने एडजस्टमेंट थे सारे एडजस्टमेंट हम प्रोसेस कर चुके हैं सर। अब सारे एडजस्टमेंट प्रोसेस कर चुके हैं तो आगे चल। अब मुझे सबसे पहले जिस पार्टनर के डेथ हुई है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मुझे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सर एंट्री क्या बनाओगे, प्लांट की डेथ हुई थी इसलिए मैं एंट्री बनाऊंगे, मुझे प्लांट के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करना है एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो एंट्री बनेगी पीस कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना बैलेंस ट्रांसफ़र करोगे, आओ वो भी चेक करते हैं। कितना बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे इसको चेक करने के लिए मैं जल्दी से एक प्लांट का कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ। प्लांट का कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। बताओ प्लांट के कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए प्लांट के कैपिटल का बैलेंस। सर ये था 15,000 रुपीज़, ठीक है, इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 15,000 रुपीज़। इसके बाद सर, इसके बाद अब हमने जो जो एडजस्टमेंट किए हैं, जो जो एंट्री बनाई है उनके हिसाब से लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। पहली एंट्री के हिसाब से प्लांट का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 1500 से, क्रेडिट कर देते हैं। प्लांट का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 15 रुपीज़ बाय जनरल रिजर्व। अगली एंट्री के हिसाब से प्लांट का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 11,250 से। प्लांट कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 11,250। ये सीड्स और फ्लावर ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे अपने कैपिटल अकाउंट से, किस चीज़ के लिए, गुडविल के लिए। आगे चलो। यस सर, और कोई एंट्री बनी हो तो चेक करो। सर पीस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1500 से, ये 1500 ये अमाउंट आया कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद और कोई एंट्री बनी थी, इसके बाद सर सस्पेंस अकाउंट के बाद पीस कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था 1500 से, तो प्लांट कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1500 से, ये था शेयर ऑफ लॉस जो आया था रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे चलूँ? यस सर, बस अब अकाउंट को बैलेंस कर दो और बचा कुछ नहीं। 15,000 प्लस 1500 प्लस 11,250 प्लस 1500 इज इक्वल टू, क्रेडिट का टोटल होता है 29,250, डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 29,250 माइनस 1500 इज इक्वल टू 27,750। ये होगा बैलेंस जो ट्रांसफ़र होगा प्लांट के एग्जीक्यूटर अकाउंट। प्लांट एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो एंट्री क्या बनी, प्लांट का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए और एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए बाय 27,750। 27,750 ये लो दोस्त, ये भी ट्रांसफ़र कर दिया हमने। और क्या करना है सर, और करना कुछ नहीं है दोस्त। अब जो उसको कैश पे करना था कैश पे करो, बात ख़त्म। अब हम प्लांट के एग्जीक्यूटर को कैश पे करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कैश में हो रही है कि चेक से हो रही है क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए मैं दोनों ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। 7,750 रुपीज़ देना किसको है सर, एग्जीक्यूटर को, तो लिखेंगे पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 7,750 रुपीज़। तो दोस्त इस क्वेश्चन में इतनी रेलेवेंट एंट्रीज बननी, आई थिंक अब आप लोग का पूरी तरह से क्लियर हो चुका हो।